थाईलैंड पिछले 20-25 सालों से साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल का अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है। अगर किसी इंडियन को पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना है तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक आंसर होता है थाईलैंड। चीप फ्लाइट, अमेजिंग नाइट लाइफ, बीचेस, चीप शॉपिंग, कन्वीनियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई सब कुछ थाईलैंड में मिल जाता है। लेकिन भाई पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वो शिफ्ट ये है, वियतनाम टूरिज्म मैप पे बहुत ही एग्रेसिवली ऊपर ही आते जा रहा है। और भाई ये मैं कुछ कोई थियरी या कहीं सुनी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भाई वियतनाम 5 बार जा चुका हूँ और थाईलैंड तो है ही। सो भाई आज का सवाल एकदम सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी, क्या थाईलैंड अब भी साउथ ईस्ट एशिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन है या फिर वियतनाम चुपके से धीरे से उसकी जगह लेने के रेस में आ चुका है? तो चलिए भाई ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। तो भाई सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि थाईलैंड आखिर नंबर 1 बना क्यों। थाईलैंड ने टूरिज्म को कोई रैंडम तरीके से ग्रो नहीं किया है। ये कंट्री टूरिज्म को दशकों से बिल्ड करती आ रही है। बैंकॉक जैसी सिटी में आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एयरपोर्ट काफी एफिशिएंट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अनबीटेबल है। फिर आता है भाई पटाया। भाई इंडिया के कई सारे ट्रैवलर्स के लिए पटाया प्रैक्टिकली थाईलैंड के टूरिज्म का एक सिंबल बन गया है और कई सारे ऐसे वीडियोस है, पोस्ट है जहां पे पटाया को लिटरली मिनी इंडिया कहा जाता है। नाइट लाइफ, इंटरटेनमेंट, बीचेस महज 1.5-2 घंटे में बैंकॉक से पहुंच जाते हैं। सो बेसिकली एक ओवरऑल कॉम्पैक्ट पैकेज की तरह है। और भाई फुकेट और क्राबी जैसे डेस्टिनेशंस ने थाईलैंड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। ये ब्यूटीफुल आइलैंड्स होने के साथ साथ एक बहुत ही तगड़ी टूरिस्ट सिस्टम भी मैनेज करते हैं। होटल्स, हॉस्टल्स हर बजट में मिल जाते हैं। खाना आपको प्रैक्टिकली दिन के रात के किसी भी घंटे में मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट भी काफी इजी है। क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कन्वीनियंस, सारी चीजों का इजीली मिल जाना। थाईलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलर भी कंफर्टेबल फील करता है और इन्हीं सारी कॉम्बिनेशन की बदौलत थाईलैंड बन गया साउथ ईस्ट एशिया का टूरिज्म किंग। लेकिन ऑफ कोर्स चेंज इज इनएविटेबल। वक्त के साथ साथ सारी चीजें इवॉल्व करना चालू होती है और थाईलैंड भी इससे परे नहीं है, उससे अलग नहीं है। आज आप थाईलैंड के किसी भी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाइए, चाहे वो फिर पटाया हो, फुकेट हो, को सामुई हो, क्राबी हो, एक चीज आप नोटिस करोगे जो हर जगह आपको दिखेगी और वो है भाई भर भर के क्राउड। और भाई वॉकिंग सीट हो या फिर मेजर कोई नाइट लाइफ जोन हो, थाईलैंड के टूरिज्म का स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि भाई एक्सपीरियंस अभी थोड़ा प्रेडिक्टेबल, थोड़ा रिपीटेटिव लगने लगा है। और ऑफ कोर्स महंगाई तो है ही। फुकेट, को सामुई बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं कंपेयर टू पिछले 4-5 सालों से। और बहुत से ट्रैवलर्स को भी ऐसे लगने लगा है कि जो थाईलैंड का एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है और एक रिपीटेटिव साइकिल में चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थाईलैंड का एक्सपीरियंस अब खराब या डाउनग्रेड हो चुका है। थाईलैंड इज स्टिल नंबर 1 एंड एन अमेजिंग डेस्टिनेशन। लेकिन ऑफ कोर्स भाई ये नेचुरल चीज है, जब एक डेस्टिनेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और आप जाके उस डेस्टिनेशन पे कितनी बार जाओगे भाई? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चलो 10 बार, 11वीं बार तो आप सोचोगे कि चलो यार कोई नया डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हैं। और ये भाई एक नेचुरल प्रोसेस है और यही नए एक्सपीरियंस के होराइजन पे एंट्री होती है भाई वियतनाम की। एक्चुअली देखा जाए तो वियतनाम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। क्योंकि भाई अगर आप 10 से 15 साल पीछे जाकर देखोगे तो वियतनाम में टूरिज्म जितना आज है उसका 10% भी नहीं था। लेकिन भाई पिछले दशक में वियतनाम ने अपने टूरिज्म को एकदम एग्रेसिवली डेवलप करना चालू किया है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी बन रहे हैं वो टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए वो सारी डेवलपमेंट चल रही है। और भाई ट्रैवल करते टाइम आपका पासपोर्ट, आपकी कैश, आपका वॉलेट, ये सारी चीजें सेफ रखना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए मैं यूज करता हूँ एक RFID पासपोर्ट कवर एज वेल एज एंटी थेफ्ट स्लिंग बैग। जब मैं फर्स्ट टाइम वियतनाम गया था आई थिंक 2020 में, और जब मैं लास्ट ईयर गया 2025 में, तो एक चीज भाई क्लियरली नोटिस हो रही है कि
वियतनाम बहुत ही फास्ट स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। नेचुरल लैंडस्केप्स की बात करें, ऑफ कोर्स वियतनाम तो अमेजिंग है ही। हालोंग बे जैसे सी स्केप्स दुनिया के मोस्ट यूनिक प्लेसेस में काउंट होते हैं। और फिर आता है भाई वियतनाम का फूड कल्चर, स्ट्रीट फूड, लोकल क्यूजीन, कैफेज, क्योंकि ये सब भाई वियतनाम के ट्रैवल एक्सपीरियंस का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कहूँ, कॉस्ट फैक्टर बहुत ही अमेजिंग है। कई सारे चीजों में वियतनाम एट टाइम्स थाईलैंड से बहुत ही सस्ता पड़ सकता है। एकोमोडेशन, फूड, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें भाई बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। और ये जो पॉइंट है वो बहुत सारे ट्रैवलर्स को वियतनाम की तरफ अट्रैक्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है और वो है भाई ऑथेंटिक फील। क्योंकि वियतनाम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, वहां पे टूरिज्म बूम नहीं हुआ है, तो जो लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है थोड़ा सा कम कमर्शियलाइज होता है और ऑथेंटिसिटी उसमें ज्यादा होती है। वेरस थाईलैंड में टूरिज्म इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि एक जो ऑथेंटिक फील है वो लेने के लिए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से दूर, थोड़ा अलग, लोकल, रूरल, नॉर्थ ईस्ट, उस सारी जगह पे जाना पड़ता है अगर उनको एक ऑथेंटिक थाईलैंड का एक्सपीरियंस चाहिए तो। और भाई यही सारे रीजंस के कारण वियतनाम का जो टूरिज्म है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। अब भाई डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करते हैं थाईलैंड वर्सेस वियतनाम। मेरे ओपिनियन में भाई थाईलैंड और वियतनाम सेम टाइप के डेस्टिनेशंस बिल्कुल भी नहीं है। थाईलैंड एक बहुत ही पॉलिश्ड टूरिज्म मशीन है। नाइट लाइफ, कन्वीनियंस, इजी ट्रैवल, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, थाईलैंड यहाँ क्लियरली आगे है। अगर कोई फर्स्ट टाइम साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल कर रहा है तो थाईलैंड नो डाउट एक बहुत ही इजी और कंफर्टेबल ट्रैवल डेस्टिनेशन है। लेकिन भाई वियतनाम भी कुछ एरियाज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। अगर कोई नेचुरल लैंडस्केप लवर है तो वियतनाम का जो लैंडस्केप है वो भाई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। माउंटेन्स, बेज, सीनिक ड्राइव, वियतनाम की नेचुरल डाइवर्सिटी बहुत ही अमेजिंग है भाई। और ऑफ कोर्स इसी वजह से कई ट्रैवलर्स को वियतनाम का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही रॉ और ऑथेंटिक फील होता है। इसलिए अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं, थाईलैंड बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड बट कन्वीनियंट है और वियतनाम थोड़ा एडवेंचरस बट इवॉल्विंग है। वैसे भाई साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ वियतनाम ही टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बाली और फिलीपींस भी रैपिडली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। बाली भाई पिछले कुछ सालों में ग्लोबल टूरिज्म मैप पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुका है। डिजिटल नोमैड्स, लाइफस्टाइल ट्रैवलर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बाली का जो टूरिज्म है उसने एक अलग ही टूरिज्म कैटेगरी क्रिएट कर ली है इन सब के लिए। फिलीपींस भी भाई इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन है, खास करके बीचेस के लिए। दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस, ब्लूएस्ट ऑफ द वाटर है वो भाई मैंने फिलीपींस में देखा है। फिलीपींस दुनिया के बेस्ट बीच कंट्रीज में भी आता है। लेकिन अगर भाई स्पेसिफिकली थाईलैंड की बात करें तो मेरे हिसाब से उसका अभी जो रियल चैलेंजर उभर के आ रहा है वो है भाई वियतनाम। तो भाई फाइनल आंसर क्या है? क्या थाईलैंड अपना क्राउन लूज कर रहा है? अभी के लिए आंसर है नहीं। थाईलैंड अब भी साउथ ईस्ट एशिया का अनडिस्प्यूटेड टूरिज्म किंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वीनियंस, नाइट लाइफ, एंटरटेनमेंट, एक्सेसिबिलिटी, इन सारी चीजों में भाई थाईलैंड अब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन एक चीज तो भाई हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वियतनाम बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है और ग्लोबल ट्रैवलर्स के रडार पे वो ऑलरेडी आ चुका है। और भाई ऑफ कोर्स हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में भाई साउथ ईस्ट एशिया का जो टूरिज्म लैंडस्केप है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच जाएगा। और भाई ये ट्रैवलर्स के लिए हमेशा गुड न्यूज ही होती है, जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना ही ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं थाईलैंड और वियतनाम का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कॉस्ट, नाइट लाइफ, फूड और ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो भाई कमेंट में जरूर बताना। तो भाई अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।